टेंथ क्लास। आज हम लोग जो संसाधन पाठ पढ़ रहे थे उसका लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, भू संसाधन। हम भूमि पे रहते हैं, इसी पर अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। अतः भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्यजीव, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित है। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। भू संसाधन यानी भू यानी पृथ्वी। पृथ्वी क्या है? एक संसाधन है और इस पर ही हम पृथ्वी पे ही रहते हैं और इस पर ही विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं। जैसे वनस्पति, पेड़ पौधे हैं, वनस्पति हैं, जैसे हमको खाने के लिए सब्जी, अनाज भूमि से मिलता है। वन्य जीवन, वन्य में जो शेर, चीता, भालू रहते हैं वो हमारा अपना जीवन, और यहीं पर हम आर्थिक क्रियाएं करते हैं। इसी पर हम सड़क बनाकर एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। मोबाइल के टावर भी यहीं पे लगे हैं, या फिर टीवी देखने के टावर पे ही सब किस पर है? भूमि पर। लेकिन ये भी भूमि भी एक सीमित संसाधन है, इसलिए इसका भी प्रयोग हमें बहुत सावधानी योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ हैं। भारत में विभिन्न प्रकार की भू आकृति जैसे पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप पाए जाते हैं। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है। भारत जो है उसका 43% क्षेत्र मैदान है, जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। पर्वत पूरे क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत है। 30% भाग भारत के पर्वत है। वे कुछ बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। पर्यटन विकास के अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं, जिससे वहाँ पर्यटन होता और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी है। इस क्षेत्र में खनिजों और जीवाश्म ईंधन और वनों के अपार संचय कोष हैं। भू संसाधनों का उपयोग वन और कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि है। अब देखिए, बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि। जो बंजर भूमि भी है और कृषि के अयोग्य भूमि है। गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि जैसे इमारतें, सड़क, उद्योग आदि। बहुत सी भूमि पे जैसे इमारतें बनी है, सड़क बनी, उद्योग है, तो वहाँ पे कृषि नहीं होती। परती के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि। परती के अतिरिक्त भी कृषि की स्थायी चारागाह व अन्य गोचर भूमि है। विविध वृक्षों और वृक्ष फसलों और उपवनों के अधीन भूमि होती है। कृषि योग्य बंजर भूमि जहाँ 5 से अधिक वर्षों से खेती न की गई हो। परती भूमि क्या होती है? देखिए, कृषि योग्य होने के बावजूद भी खेती न की जा रही उस भूमि को हम परती योग्य भूमि कहते हैं। शुद्ध बोया गया क्षेत्र, एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को हम कृषि क्षेत्र कहते हैं। भारत में भू उपयोग का प्रारूप। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या, घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति, परंपराएं आदि शामिल हैं। भारत भूमि उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भूमि की आकृति, जलवायु, मृदा के प्रकार और मानवीय कारक जैसे जनसंख्या का घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और परंपराएं आदि शामिल होते हैं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख किलोमीटर है, परंतु इसके 93% भाग के ही भू उपयोग के आंकड़े उपलब्ध हैं, क्योंकि इतने हैं। क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों में सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों के भी भूमि उपयोग का सर्वेक्षण नहीं हुआ है। तो भूमि के जो उपयोग है वो किस पर निर्भर करती है? भूमि की आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार और मानवीय कारक जैसे जनसंख्या, घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता और परंपराओं आदि पर शामिल होता है। भूमि के निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। भूमि के जो निम्नीकरण, भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं तथा भावी पीढ़ी भी इसी भूमि का उपयोग करेगी। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका प्रयोग हमारे पिताजी, हमारे दादा, परदादा, जो भी हमारे पूर्वज यानी हमारे पहले के लोग, भावी पीढ़ी यानी आने वाले हमारे बच्चे, उनके बच्चे लोग इस भूमि का उपयोग करेंगे। जैसे भोजन, कपड़ा, मकान जैसे मूल आवश्यकताएं प्रदान भूमि से ही हम प्राप्त करते हैं। हम अपने दैनिक जीवन की जितनी भी आवश्यकताओं की पूर्ति का 95% हिस्सा भूमि के ही से प्राप्त करते हैं। मानव क्रियाकलापों का न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, बल्कि उसके नुकसान में प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिल रहा है। भूमि का इतना ज़्यादा उपयोग होने से उसका निम्नीकरण हो रहा है और नुकसान पहुँचने प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिलता जा रहा है। मृदा संसाधन है। मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण नवीनीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी जो है
सबसे ज़्यादा नवीनीकृत योग संसाधन, यहाँ पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मिट्टी एक जीवन यंत्र है। मिट्टी क्या है? जीवन यंत्र है। मिट्टी के द्वारा ही हमें जीवन मिलती, क्योंकि मिट्टी से ही हमें, अगर मिट्टी नहीं रहेगी तो किसी भी प्रकार के पेड़ पौधे, फल, सब्जी आदि का हम नहीं उगा पाएंगे और हमारा पोषण नहीं होगा। तो ये सब पोषण के लिए हम किस पर आधारित हैं? मिट्टी पर आधारित हैं। अब मिट्टी का वर्गीकरण। भारत में अनेक प्रकार की उच्चावच भू आकृतियाँ, जलवायु और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। भारत में 3 प्रकार, जैसे हमने पहले भी आपको कक्षा 8 में 7 में पढ़ाया गया होगा कि पृथ्वी पर 3 प्रकार के उच्चावच होते हैं, जिससे एक में महाद्वीप महासागर का निर्माण हुआ, द्वितीय उच्चावच से पर्वत पठार आदि का निर्माण हुआ, तीसरे से नदियों का निर्माण हुआ है। तो आकृतियाँ और वनस्पतियाँ, इस कारण पर अनेक प्रकार की मृदाएँ यानी मिट्टी भी विकसित हुई हैं। पहला है जलोढ़ मिट्टी, सबसे ज़्यादा यह मिट्टी विस्तृत रूप से फैली हुई है और यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है। यह मिट्टी हमारे देश में बहुत ज़्यादा फैली हुई है, सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। यह मिट्टी हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों, यह मिट्टी जो हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदियां हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए मिट्टी से बना हुआ। जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती है, पुरानी जलोढ़ जिसे बांगर कहते हैं, नया जलोढ़ जिसे खादर कहते हैं। बांगर मिट्टी कंकड़ ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती, जबकि खादर मिट्टी में बांगर मिट्टी की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं। जलोढ़ मृदा बहुत ही उपजाऊ होती, इसी कारण इस क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। जलोढ़ मिट्टी जहाँ भी पाई जाती है वहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। और ये जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए मिट्टी से बना है। ये 2 प्रकार की होती हैं, बांगर और खादर। बांगर में ज़्यादा कंकड़ीली होती है, खादर महीन होती है। और जहाँ भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वहाँ जनसंख्या घनत्व ज़्यादा। और हमारे देश का उत्तर का मैदान जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब आता है, ये सब यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। अब है काली मिट्टी। इस मिट्टी का रंग काला होता है और इन्हें रेंगर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अच्छी होती है। जलवायु और जनक शैलों ने काली मिट्टी के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। काली मिट्टी दक्कन के पठार क्षेत्र और उत्तर पश्चिम के भागों में पाई जाती है। काली मिट्टी बहुत महीन कणों से बनी होती, इसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। काली मिट्टी क्या होती है? काली मिट्टी का रंग, इसको काली मिट्टी क्यों कहते हैं? काली मिट्टी का रंग काला होता है। ये कपास की खेती के लिए अच्छी होती है। जलवायु और जनक शैलों से काली मिट्टी बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिए। काली मिट्टी दक्कन के पठार में और उत्तर पश्चिम भागों में यानी महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह में काली मिट्टी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और काली मिट्टी में महीन कण ज़्यादा होती है, इसलिए नमी धारण करने की क्षमता इसके अंदर ज़्यादा होती है। तीसरी मिट्टी है लाल और पीली मिट्टी। लाल मिट्टी दक्कन के पठार के पूर्वी दक्षिणी हिस्सों की रेवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई। लाल और पीली मिट्टी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट के पहाड़ियों पर पाई जाती है। इस मिट्टी का लाल रंग रेवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसारण के कारण होता है। इसका पीला रंग इनमें जलयोजन के कारण होता है। इसमें लाल रंग क्यों होता है? पश्चिमी घाट में रेवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों और लौह धातु के प्रसारण के कारण होता है। लाल रंग के इस मिट्टी का लाल रंग का कारण क्या है? रेवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें और लौह धातु। और पीले रंग का कारण जलयोजन के कारण होता है। अब चौथी मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया, जिसका अर्थ होता है ईंट ना। लेटेराइट मिट्टी उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। जो लेटेराइट मिट्टी है जहाँ बहुत ज़्यादा ऊंचा तापमान रहता है और अत्यधिक वर्षा होती है, वहीं पर ये मिट्टी विकसित होती है। इस मिट्टी को ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है, क्योंकि अत्यधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थों पर अपघटित करने वाले बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि अत्यधिक तापमान का जो जैविक बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। मिट्टी संरक्षण की उचित तकनीक अपनाकर यहाँ विभिन्न प्रकार की खेती की जाती है। मिट्टी संरक्षण की तकनीक अपना करके विभिन्न प्रकार की खेती की जाती है। अब है आपका 5वीं मिट्टी है मरुस्थलीय मिट्टी।
मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। ये मिट्टी आमतौर पर रेतीली और लवणीय क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करने का नमक भी बनाया जाता है। इस मिट्टी को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। मरुस्थलीय मिट्टी भारत में ज़्यादातर राजस्थान में पाई जाती है और मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। ये मिट्टी आमतौर पर रेतीली और लवणीय क्षेत्रों में नमक की मात्रा अधिक होती है, जिससे इन क्षेत्रों की झीलों का वाष्पीकरण करके नमक भी बनाया जाता है। ये है। अब वन मिट्टी आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध हैं, जहाँ पर्याप्त वर्षा भी होती है, वन भी। इस मिट्टी के बनावट में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता रहता है। यह मिट्टी हिमालय के क्षेत्रों में पाई जाती है। वन मिट्टी आम पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, यहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है। इस मिट्टी के बनावट में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता रहता है। मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। हमें मृदा अपरदन और संरक्षण, मृदा का अपरदन कैसे होता है और इसका हमें संरक्षण कैसे करें, इसके बारे में जानेंगे। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा के बनने और अपरदन की क्रियाएं आम तौर पर साथ साथ चलती हैं और दोनों में संतुलन होता है, परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन और अति पशुचारण, निर्माण और खनन इत्यादि से कई बार संतुलन भंग हो जाता है तथा प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिम, नदी और जल मृदा अपरदन में अपरदन होते हैं। देखिए, मृदा में कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा बनने की और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती रहती हैं मृदा, लेकिन दोनों में संतुलन होता था। पहले जब प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो मिट्टी कटती थी और बहाव की प्रक्रिया चलती थी, की क्रिया को मृदा अपना, लेकिन मृदा बनने की क्रिया भी दोनों साथ साथ चलती थी, संतुलन। लेकिन मानवीय क्रियाओं ने, जैसे मानवीय ने जो क्रियाएँ की, इंसान ने वनों को काटना शुरू कर दिया, अति पशुचारण कर दिया, खनन कर दिया, अत्यधिक निर्माण कार्य, मकान है, कारखाने हैं, विभिन्न तरह के निर्माण कार्यों से संतुलन भंग हो जाता है, जिससे प्राकृतिक तत्वों में हिम, नदी और जल मृदा के अपरदन करते हैं। जैसे प्राकृतिक तत्व पवन है, हम नदी, जैसे बाढ़ वगैरह आती है तो बहुत सी मृदाएँ बह जाती हैं। इस तरह से आप लोगों का ये पाठ आज पूरा हुआ। या आज मैंने आप लोगों को भारत में 6 प्रकार की मिट्टी के बारे में बताया, मृदा अपरदन और संरक्षण के बारे में बताया। भूमि ही है, भू संसाधन में ही है जिस पर जो प्रकृति का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। अगर भूमि न रहती तो हमारा जीवन ही संभव नहीं होता। इसके बाद हम इसके अगले पार्ट में हम दूसरी चीज़ें पढ़ेंगे। कल हम आप लोगों को इतिहास का दूसरा पार्ट शुरू करेंगे, भारत में राष्ट्रवाद। तो इस तरह से आपका चारों सोशल के चारों विषय के एक एक पार्ट पूरे हो गए। एक पार्ट इतिहास से हो गया, एक पार्ट भूगोल से, नागरिक शास्त्र से और अर्थशास्त्र में पढ़ा चुके। कल इतिहास का दूसरा पार्ट आप लोगों का शुरू होगा।